बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय राजधानी के प्रगति मैदान में आयोजित 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में उत्तराखंड दिवस समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड के लोग देश विदेश में जहां भी जाते हैं अपनी संस्कृति, लोक परंपरा, खान पान और अपनेपन की भावना को हमेशा जीवित रखते हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मेला हमें अपनी संस्कृति, हस्तशिल्प और समृद्ध विरासत को वैश्विक मंच पर लाने और प्रस्तुत करने का अवसर देता है। मेले में लगाए गए विभिन्न स्टॉलों में राज्य के बेहतरीन उत्पाद लाए गए हैं। उत्तराखंड प्रवासी राज्य के विकास में अपना योगदान दे सकें, इसके लिए उत्तराखंड प्रवासी परिषद के गठन का भी निर्णय लिया गया है। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है, जिस पर हमारा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच के कारण देश नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। तो उत्तराखंड दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रतिभाग किया। तो सीएम धामी समारोह में शामिल हुए और प्रदर्शनियों का अवलोकन करते हुए भी नजर आए। तो 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, जिसमें उत्तराखंड दिवस समारोह का भी आयोजन किया गया था, और इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया और हौसला अफजाई करते हुए भी नजर आए। उत्तराखंड के अपने उत्पाद जो हमारे स्वयं सहायता समूह के द्वारा, स्थानीय हमारे उत्पादों के द्वारा जो अनेक प्रकार के उत्पाद बनाए जा रहे हैं, आज उनकी मांग दिनों दिन बढ़ रही है। चाहे वो मिलेट्स के क्षेत्र में हो, चाहे वो अन्य क्षेत्र में हो, चाहे सिलाई बुनाई के सामान हो, सभी में आज सबकी डिमांड पूरे देश के अंदर भी हो रही है, दुनिया में भी हो रही है। हमने हाउस ऑफ हिमालय जो हमारा ब्रांड है, पिछले वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शुभारंभ किया था। उसके शुभारंभ के बाद आज तेजी से उसकी मांग बढ़ रही है। इससे हमारी महिलाओं को विशेषकर आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है, उनकी आर्थिकी भी बढ़ रही है, रोजगार भी बढ़ रहा है, और अपने रोजगार के साथ साथ वो अन्य लोगों को भी आज रोजगार से जोड़ने का काम कर रही है। उधर केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस की जीत की आस लगाई बैठी, और हालांकि नतीजों के बाद अब पार्टी में मायूसी छाई हुई है। केदारनाथ में हार को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह हार कांग्रेस की हार नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के सरोकारों की हार है और उन सवालों की हार है जो केदार भूमि स्वयं उठा रही थी। उन्होंने कहा कि वो सवाल आम जनता के सवाल थे। आप भू कानून, महिला सम्मान, पलायन, बेरोजगारी की बात करेंगे, लेकिन उनके लिए जो व्यक्ति खड़ा रहा उनको आप चुनाव में हरा देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे इस बात की तकलीफ है कि उत्तराखंड किस दिशा में जाना चाहता है। हम लोगों से बात करेंगे और राजनीतिक दल के रूप में हम भी अपना तरीका बदलेंगे। देखिए, मैं नतीजों से चिंताग्रस्त हूँ, क्योंकि ये नतीजे कांग्रेस की हार नहीं है, ये उत्तराखंड के सरोकारों की हार है और उन सवालों की हार है जिनको केदार भूमि स्वयं उठा रही थी। वो हमारे सवाल नहीं थे, वो केदारनाथ के आम जनता के, आम लोगों के सवाल थे। सरोकारों की हार इसलिए है कि हम लोग चुनाव के बाद अब फिर उत्तराखंडी सरोकारों की बात करेंगे, हम भू कानून की बात करेंगे, पलायन की बात करेंगे, बेरोजगारी की बात करेंगे, महिला सम्मान की बात करेंगे, और उनके लिए जो व्यक्ति खड़ा रहा, जिस व्यक्ति ने अपनी राजनीति का मकसद उसको बनाया हो, उसको आप चुनाव में हरा देते हैं। तो ये जहाँ तक मेरा सवाल है, इतनी खास खुली बात कोई नहीं कहेगा। मैं खुली बात कह रहा हूँ कि मुझे इस बात की तकलीफ है कि उत्तराखंड किस दिशा में। उधर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अल्मोड़ा की यात्रा के दौरान क्वारब पर बने डेंजर जोन और कैंची धाम के यातायात की समस्याओं पर चिंता जताई। हरीश रावत ने सरकार से कालाडूंगी से पाटकोट होते हुए कोसी के किनारे अल्मोड़ा तक एक वैकल्पिक मार्ग का निर्माण करने की बात कही है। हरीश रावत ने कहा कि खैरना से क्वारब तक का इलाका जोखिम भरा है,
इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार को प्रभावी कदम उठाने चाहिए, अन्यथा यहाँ की आर्थिक गतिविधियां और पर्यटन पर गहरा असर पड़ेगा। हाँ, कैंची मंदिर को लेकर के जो जाम की स्थिति बनती है वो भी, और जो आप क्वारब और ये सारा जो बीच का इलाका है वहाँ से लेकर के खैरना से लेकर के, ये बहुत कच्ची लूज सॉइल है और ये वल्नरेबल बनी रहेगी, कई वर्षों तक बनी रहेगी जब तक वैकल्पिक मार्ग नहीं बनाया जाता है। कैंची धाम को ध्यान में रखते हुए कोशी के किनारे किनारे कालाढूंगी से पाटकोट होते हुए कोसी के किनारे किनारे अल्मोड़ा तक वैकल्पिक मार्ग जो है दूसरी तरफ बनाया जाना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं करती है सरकार तो ये अल्मोड़ा, बागेश्वर और चंपावत की अर्थव्यवस्था के साथ गंभीर खतरा होगा। क्वारब में जो स्थिति बनी है उससे ऑलरेडी यहाँ की अर्थव्यवस्था पर दुष्प्रभाव दिखाई देने लग गया होगा, ऐसा मेरा मानना है। जो लोग भी स्टडी कर रहे हैं वो। उधर देहरादून के राजपुर रोड पर ऐतिहासिक राष्ट्रपति आशियाना आगामी अप्रैल महीने से आम लोगों के लिए खुल जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निर्देश पर राष्ट्रपति सचिवालय के अधिकारियों ने बैठक की। आशियाना में जनता के लिए आवश्यक सुविधाएं जुटाने के निर्देश दिए गए। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निर्देश पर अब देहरादून स्थित 186 साल पुराने राष्ट्रपति आशियाना को आम लोगों के लिए खोला जा रहा है, जिसका दीदार अब आम लोग आसानी से कर सकेंगे। उधर देहरादून में पुलिस और आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। सूचना पर देर रात पुलिस ने निजी आवास पर आयोजित हाउस पार्टी पर रेड की। इस दौरान बड़ी मात्रा में इंपोर्टेड शराब की खाली बोतलें और शराब बरामद की गई। पुलिस ने रेड के दौरान 40 लड़के और 17 लड़कियों को अवैध रूप से हाउस पार्टी करते हुए धर दबोचा। बता दें कि क्षेत्राधिकार सदर के नेतृत्व में सिटी पुलिस के कई थानों की फोर्स और एसओजी सहित आबकारी विभाग के साथ बड़ी कार्रवाई देहरादून में देखने को मिली है। तो निजी आवास में यह हाउस पार्टी की जा रही थी। कई युवक युवतियों को गिरफ्तार किया गया है और भारी मात्रा में शराब की खाली बोतलें और शराब पुलिस ने बरामद की है। तो एसओजी पुलिस और आबकारी टीम ने संयुक्त रूप से ये कार्रवाई की और एक बड़ी धरपकड़ देहरादून में देखने को मिली है। वहीं उत्तराखंड में होने वाले निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने लालकुआं नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड में जनसंपर्क अभियान चलाते हुए निकाय चुनाव में 15 गारंटी देते हुए आम आदमी पार्टी की सफलता के बाद दिल्ली की तर्ज पर विकास कार्य किए जाने का वादा किया। आपके हल्द्वानी नैनीताल जिलाध्यक्ष ने कहा कि यदि निकायों में आपके प्रत्याशियों की जीत होती है तो हम अपनी 15 गारंटी घोषणा के अनुरूप विकास कार्य करके दिखाएंगे। कमर कसली है और आज हम लालकुआं विधानसभा में आए हुए हैं। हमारे साथ में हमारे महेंद्र कुमार जी हैं और जो हमारे नगर अध्यक्ष हैं यहाँ पे, तो आज इनकी उपस्थिति में और हमारे साथ में हमारे संगठन मंत्री पंकज कुमार जी हैं, इनकी उपस्थिति में आज हम लोगों ने एक डोर टू डोर कैंपेन को किया है। यहाँ पर हमने लोगों के बीच में जाके बताया कि क्या हम लोग लेके आने वाले हैं। आगामी जो हमारे निकाय चुनाव रहेंगे, नगर पालिका चुनाव रहेंगे, उसमें हमने एक 15 आपका घोषणाएं की गई हैं। जिन 15 घोषणाओं को हमने कहा गया है कि अगर हम पार्टी, अगर मान के चलिए आम आदमी पार्टी ये चुनाव जीतती है तो वो 15 घोषणाएं जो हमने की हैं उन 15 घोषणाओं को अमल किया जाएगा और जमीन में उतारा जाएगा। जो समस्याएं हैं, निकाय की समस्याएं हैं, नगर पालिकाओं की समस्याएं हैं, लालकुआं की जो बेसिक समस्याएं हैं उन पे काम किया जाएगा। उधर हरिद्वार में उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में छात्राओं के हिजाब पहनकर घूमते वायरल हुए फोटो पर संत समाज ने गहरी नाराजगी व्यक्त की है। संतों ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए इसे शिक्षा जिहाद का नाम देते हुए इसके खिलाफ मोर्चा खोलने की बात कही। पत्रकारों से बात करते हुए बड़ा उदासीन अखाड़े के महामंडलेश्वर रुपेंद्र प्रकाश ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि का ये प्रवेश द्वार है और यहाँ उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में जिस तरह की गतिविधियां देखी जा रही हैं ये बर्दाश्त से बाहर है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इसकी उच्च स्तरीय जांच कर इस पर ठोस कार्रवाई करने की मांग भी की। देवभूमि उत्तराखंड हम इसको कहते हैं और जिस प्रकार से शिक्षा जिहाद का एक बहुत बड़ा प्रकरण ध्यान में आ रहा है, मुस्लिम छात्रों को वहाँ
एडमिशन देना, उनके द्वारा हिजाब और बुर्का पहनकर वहां पर इस्लामिक गतिविधियों की कार्रवाई करना, हिंदू छात्रों के साथ प्रताड़ित करना, जो जिस प्रकार की घटना रही है, इससे बहुत बड़े षड्यंत्र की बू आ रही है। कहीं न कहीं अगर इसकी जांच की जाएगी तो ये जम्मू कश्मीर जैसा मामला नजर न आए। इसीलिए ऐसे प्रकरण में हमारी राज्य सरकार क्योंकि गंभीर है और हमारे मुख्यमंत्री ने लैंड जिहाद के रूप में इस राज्य को ऐसी जो सरकारी संपत्तियों पर ऐसी जिहाद की घटनाएं चल रही थी उसको बंद किया है। पूरे विश्व इस्लाम के जिहाद के निशाने पर है और पूरे विश्व की मानवता इस्लाम के जिहाद के कारण से खतरे में है। पूरे विश्व की शांति खतरे में और पूरे विश्व के लिए जो प्रेरणादायी स्थान है वो देवभूमि उत्तराखंड है। जिहादियों ने देवभूमि टारगेट बनाने के लिए अपनी संस्थाओं को और सरकारी संस्थाओं को केंद्र बनाया है और उसमें से संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार का भी केंद्र जिहादियों ने बनाया। और ये इस बात का प्रमाण है कि पता नहीं यूनिवर्सिटी के अधिकारी प्रशासन के लोग कौन से दबाव में आए, कोई बहुत बड़ा खेल तो नहीं है। उधर आईपीएल 2025 के लिए खिलाड़ियों का ऑक्शन शुरू हो गया। भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बन गए। तो उनकी इस उपलब्धि पर उनके प्राथमिक कोच के नेतृत्व में खिलाड़ियों ने खुशी मनाई। वहीं रुड़की के 3 और खिलाड़ियों को ऑक्शन में शामिल किया जाएगा, जिस पर रुड़की निवासियों की नज़र बनी हुई है। आपको बता दें कि आईपीएल 2025 का आगाज़ हो चुका है। टीमों ने अपने खिलाड़ियों को खरीदना भी शुरू कर दिया है। पहले दिन ही मेगा नीलामी में रुड़की निवासी भारतीय टीम के विकेटकीपर और बल्लेबाज ऋषभ पंत को लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने 27 करोड़ रुपए में खरीदा। पंत के लिए सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ के बीच जमकर होड़ लगी। वहीं उनकी इतनी बड़ी उपलब्धि पर उनके प्राथमिक कोच अवतार सिंह चौधरी ने वीर शौर्य क्रिकेट अकेडमी में खिलाड़ियों के साथ खुशी मनाई। उन्होंने कहा कि वो बेहद खुश हैं कि ऋषभ इस उपलब्धि तक पहुंचे और उन्हें पूरा विश्वास है कि भविष्य में वो इंडियन टीम की कमान भी संभालेंगे। मैं जब आईपीएस का जो प्लेयर्स का बोली हो रही थी तो मैं ग्राउंड अकेडमी में था। अकेडमी में हमारे सब लोग बोल रहे थे कि खिलाड़ियों की हो रहा है, अभी ऋषभ भैया का नहीं हुआ है। तो मैंने कहा नहीं, ऋषभ लास्ट में ही 5-6 बजे करीब आएंगे तो बहुत अच्छे लेवल पे जाएंगे, सबसे महंगे खिलाड़ी बिकेंगे, ये बात थी। और जब उनकी 27 करोड़ में उनको लिया गया तो सभी खिलाड़ियों ने, अकेडमी के सभी छोटे बड़े खिलाड़ियों ने बड़ी शोर मचाया एकदम कि भैया वो सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। तो एक रुड़की के होने के नाते एक अकेडमी के जो उनके साथ के खिलाड़ी, चाहे विशाल उनके हैं, मनोहर अली हैं, सोभित तोमर हैं, मनीष हैं, सब लोग इनके साथ के, बड़ी सबको खुशी होती है कि हमारे साथ का खिलाड़ी, हमारे रुड़की का खिलाड़ी और हमारे साथ खेला। सब लोग बोलते हैं कि हाँ ऋषभ हमारे साथ खेलता था, ऋषभ हमारे स्कूल में था। ये बड़ी खुशी की बात है। गुरु के लिए तो बहुत ही खुशी की बात होती है, जिसके बचपन से जिसने देखा उसको खेलते हुए। तो भले ही मानसून की विदाई के बाद उत्तराखंड में बारिश नहीं हो रही हो, लेकिन सूखी ठंड लोगों को जमकर परेशान करने लगी है। इस वर्ष पहाड़ों में भी अभी तक बर्फबारी भले ही ना हुई हो, लेकिन तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। बद्रीनाथ धाम में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यहाँ तापमान 0 से नीचे पहुँच गया है। इसके चलते यहाँ बहने वाले नाले और झरने जमने लगे हैं। बद्रीनाथ धाम के समीप बहने वाली इंद्रधारा भी जम चुकी है। बद्रीनाथ धाम में कपाट बंद होने के साथ ही कड़ाके की ठंड भी शुरू हो गई है। उधर ऋषिकेश में देर रात दर्दनाक हादसा हो गया। नटराज चौक के पास भीषण दुर्घटना में यूकेडी नेता और राज्य आंदोलनकारी त्रिवेंद्र पंवार समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। हादसा इतना भीषण था कि दूर तक वाहनों के टुकड़े फैल गए। तो घटनास्थल के पास घंटों तक अफरा तफरी का माहौल रहा। पुलिस के मुताबिक एक तेज रफ्तार सीमेंट से लदे ट्रक ने नटराज चौक के पास स्थित वेडिंग पॉइंट के पास खड़ी 5 गाड़ियों को टक्कर मार दी। इस भिड़ंत के दौरान वहां पर मौजूद अन्य लोग भी चपेट में आ गए। घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। दर्दनाक हादसे पर सीएम धामी ने शोक व्यक्त किया है। फिलहाल पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है और पुलिस मामले की जांच शुरू कर चुकी है।
उधर उत्तराखंड में मजबूत भू कानून की मांग को लेकर मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने भूख हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। मोहित डिमरी ने आगामी 26 नवंबर से भूख हड़ताल पर जाने की बात कही है। मोहित डिमरी का कहना है कि उत्तराखंड सरकार सशक्त भू कानून को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं दिखाई दे रही है। सरकार अब बजट सत्र में भू कानून लाने की बात कर रही है, लेकिन किस तरह का भू कानून सरकार लाएगी यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। मोहित डिमरी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हर बार की तरह भू माफियाओं के पक्ष में सरकार कानून लेकर आए। साल 2018 के बाद भूमि कानून में हुए सभी संशोधनों को अध्यादेशों के जरिए रद्द किया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार से भूमि कानून की धारा 2 को हटाए जाने की भी मांग उठाई है। देखिए कितनी बड़ी साजिश हो रही है। गांव के गांव शहरों में शामिल किए जा रहे हैं और भूमि कानून के जो लूप होल छोड़े गए उसका फायदा पहुंचाया जा रहा है। ये स्थिति इस राज्य में होगी तो हम सरकार से डिमांड और कर रहे हैं कि जो भूमि कानून की धारा 2 है इसको तत्काल हटाया जाए। जो शहरी क्षेत्रों में लगातार विस्तार हो रहा है, गाँव के गाँव शामिल हो रहे हैं, जिस तरह से कृषि भूमि खत्म हो रही है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्थिति इस राज्य में है। एक डिमांड हम कर रहे हैं कि इस धारा को बिल्कुल हटाया जाए। उधर अल्मोड़ा शहर को स्वच्छ बनाने के लिए नगर निगम ने कवायद तेज कर दी है। शहर के विभिन्न स्थानों पर नए मॉडल के कूड़ेदान स्थापित करने के साथ ही अंडरग्राउंड डस्टबिन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही स्वच्छता अभियान के तहत लोगों को कूड़ा निस्तारण के लिए व्हाट्सएप ग्रुप से भी जोड़ा जा रहा है ताकि स्वच्छता मिशन में अल्मोड़ा नगर निगम बेहतर कार्य कर सके। हमारे यहाँ पे जैसे जब हम थोड़ा विजिट कर रहे थे जितनी भी हमारी अल्मोड़ा नगर निगम क्षेत्र है उसमें देखा गया कि काफ़ी सारे डस्टबिन्स की बहुत हालत ख़राब हो चुकी थी हमारी, उनको चेंज करने की ज़रूरत थी। तो हम कुछ डस्टबिन्स को हटा रहे हैं, नए डस्टबिन्स लगा रहे हैं। कुछ एरियाज़ में हमारे द्वारा आईईसी कैंपेन्स भी चलाई जा रही है। लोगों के घर घर जाके भी ये अनुरोध किया जा रहा है कि जब भी गाड़ी वहाँ समय पर आती है तो आप लोग कूड़ा गाड़ी में ही डालें, तथा हम लोग सीसीटीवी कैमरेज भी लगाएंगे। तो मैं आप लोगों के माध्यम से एक मैसेज जनता को भी देना चाहूँगा कि आप लोगों को अगर कूड़े से संबंधित कोई भी इशू हो, हम लोगों ने कुछ व्हाट्सएप चैनल्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हैं जिसमें आप लोग ज़रूर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को कांटेक्ट नहीं मिलता है तो हम लोग कांटेक्ट भी शेयर कर देंगे। उधर हरिद्वार शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर ट्रैफिक नियंत्रण के लिए लगाई गई ट्रैफिक लाइट्स शोपीस बनकर रह गई हैं। कई मुख्य चौराहों पर ये लाइट्स खराब पड़ी हैं, जिसके कारण यातायात अनियंत्रित हो गया है और दुर्घटनाओं की संभावनाएं बढ़ गई हैं। एसपी ट्रैफिक ने बताया कि नगर निगम को खराब ट्रैफिक लाइट्स को ठीक कराने के लिए पत्र लिखा गया है। उम्मीद है कि ट्रैफिक लाइट्स की समस्या जल्द हल हो जाएगी। शहरवासियों का कहना है कि खराब ट्रैफिक लाइट्स के चलते वाहन चालक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे सड़क पर अव्यवस्था फैल रही है। स्थानीय प्रशासन से अनुरोध है कि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। जो है अभी हमारी हाईवे की ट्रैफिक लाइट्स तो सही कार्य कर रही है, लेकिन सिटी के अंदर कुछ स्थान है, 2-3 स्थान वाल्मीकि चौक, हमारा ऋषि कुल, और इनकी लाइटें खराब है। ये लाइटें नगर निगम की ओर से लगाई गई हैं, इनको पत्र लिखा गया है, वहाँ से भी इसमें कार्रवाई की जा रही है और संबंधित जो कंपनी जिसने लगाई थी उससे उनकी वार्ता चल रही है, इसमें शीघ्र ही इनको ठीक करा जाएगा। उधर जोशीमठ में प्रशासन और आरटीओ के द्वारा संयुक्त अभियान चलाया गया, जिसमें 12 वाहनों में अनियमितता मिलने के बाद वाहनों का चालान किया गया। तो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जोगीधारा के समीप उप जिलाधिकारी चंद्रशेखर वरिष्ठ और आरटीओ विभाग की ओर से वाहनों के कागजात और सवारी की चेकिंग भी की गई। उधर हरिद्वार जिले में स्वास्थ्य विभाग की ओर से फर्जी अस्पतालों के खिलाफ अभियान जारी है। एसीएमओ के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रुड़की के देहात क्षेत्रों में छापेमारी की, जिससे फर्जी अस्पताल संचालकों में हड़कंप मच गया। कई अस्पताल संचालक हॉस्पिटलों में ताला लगाकर फरार हो गए। डॉक्टर अनिल वर्मा ने बताया कि धनौरी, मंगलौर और लंढोरा कस्बे में चेकिंग अभियान चलाया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि कई अस्पतालों में डॉक्टर नहीं होने पर नोटिस जारी किया गया है। साहब के निर्देशन में पूरे जिले में अभियान चल रहा है कि क्लिनिकल एस्टेब्लिश एक्ट के अंदर जो भी डॉक्टर्स रजिस्ट्रेशन लेते हैं उसको हम वेरीफाई करते हैं परमानेंट लेने से पहले। तो आज सबसे पहले धनौरी में चेक किया जीपीएस, उसमें डॉक्टर नहीं मिल पाए, वहाँ एक्सरे भी था, एलोपैथिक का भी काम हो रहा था, उनको भी हम लोगों ने नोटिस जारी कर रहे हैं। उसके बाद मंगलौर में हम लोग गए, मंगलौर में डिवाइन अस्पताल को बंद किया था, वो बंद पाया गया। ग्रीन था, ग्रीन में हम लोग गए, वहाँ डॉक्टर उपलब्ध था।
फिर उसके बाद लंढोरा में खुशी अस्पताल गए, खुशी में कोई डॉक्टर नहीं था, उसको भी हम नोटिस जारी कर रहे हैं। दूसरा निरीक्षण किया भारत नर्सिंग होम, उसका भी हम लोगों को इंस्पेक्शन करना होता है पहले, परमानेंट देने से पहले, तो उसको हम चेक कर रहे थे वहाँ। उसको भी हम बोल के आए कि डॉक्टर्स और हमारे पास एफिडेविट लेकर के आता है कि मैं कितने घंटे बैठूंगा, डिस्प्ले करूंगा, सारी टर्म्स कंडीशन उसको बतानी पड़ती है। अभी हम ये कोई नर्सिंग होम है ये भी बंद पाया गया, तो जिले में कार्रवाई ये लगातार जारी है। और आप लोगों के माध्यम से हम लोग यही उनको एक वार्निंग देना चाहते हैं कि आप अस्पताल चलाएं, लेकिन भ्रामक प्रचार ना करें। उधर हिमालयी राज्यों में हिमनद झीलों पर खतरे को लेकर केंद्र सरकार काफी सतर्क नजर आ रहे हैं। तो उत्तराखंड में भी 5 हिमनद झीलों पर मंडरा रहे संकट को देखते हुए सर्वेक्षण कर आपदा न्यूनीकरण से संबंधित कार्य किए जा रहे हैं। इसके लिए कई संस्थाओं के विशेषज्ञों की 2 टीमें गठित की गई हैं। आपको बता दें कि हिमालयी राज्यों में ऐसी 188 हिमनद झीलें चिन्हित की गई हैं, जिनमें उत्तराखंड की 13 झीलें भी शामिल हैं, जिसमें से 5 को जोखिम की दृष्टि से अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। NIH रुड़की, GSI लखनऊ, IIRS देहरादून की टीम संयुक्त रूप से 2 हिमनद झीलों का अध्ययन और सर्वेक्षण कर रही है। वर्तमान में जो सूचना हमारे पास है, झीलें हमारी सुरक्षित हैं पूरी तरह से, कोई खतरे की बात नहीं है। बट ये था कि हमारी 5 झीलों को क्लासिफाई किया गया है संवेदनशील में, तो उसके लिए कहा गया है कि आप हर साल स्टडी कराइए, क्योंकि जब हमें सूचना मिली उसमें तक काफ़ी समय व्यतीत हो गया था और हम एक झील का सर्वे करा पाए हैं, ग्लेशियर लेक का। तो उसमें हमारी टीम गई थी, टीम ने स्टडी किया है, स्टडी करके रिपोर्ट हमारे पास आने वाली है। बाकी 4 झीलों पर अब हम अगले साल से काम करेंगे, क्योंकि इस समय वहाँ पे जाना संभव नहीं है, ग्लेशियर लेक काफ़ी हाइट पे होती हैं। तो अगले साल से फिर हमारी टीमें रेगुलर जाएंगी, साथ में एक्सपर्ट एजेंसी जो हैं वो भी जाएंगी, देखेंगी, फिर वहाँ पे क्या क्या कार्रवाई की जानी है उसको ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी कि क्या उसमें सुरक्षात्मक कदम उठाए जाने हैं या कोई कार्रवाई की जानी है। ये 5 जिलों में से एक हमारा चमोली जिले में वसुधारा है, पिथौरागढ़ जिले में एक है, दरमा में वैली में है, एक माबन में है, एक कुथी में और दरमा में एक और है। ये जिले हैं अभी फिलहाल संवेदनशील माना गया है, उसमें कोई खतरे वाली बात नहीं किसी प्रकार से। वहीं उत्तरकाशी के ग्राम पंचायत पूरा गांव पुरोला में नवनिर्मित मंदिर में देवता भैरवनाथ की मूर्ति की प्राण आयोजन किया गया। इस दौरान भक्तों ने भैरव देवता को निशान चढ़ाकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया। इस दौरान वीरेंद्र पवार ने अपनी पुत्री का कन्यादान भी किया। भैरव देवता उत्तरकाशी और टिहरी के लोगों के आराध्य देव है। मंदिर निर्माण में करीब 3 साल का समय लगा। 3 दिनों तक चले अनुष्ठान के बाद वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ धर्माचार्यों ने मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।